हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे गल्फ कंट्रीज में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है उसके ऊपर। गल्फ कंट्रीज आपको पता होगा जो रिचेस्ट कंट्रीज हैं अभी वर्ल्ड में। उसमें अगर इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये कोरोना वायरस का इम्पैक्ट कितना बड़ा है। जो ये कंट्रीज हैं ये अभी तक कभी इस तरीके से इनको कभी मतलब महसूस नहीं हुआ होगा कि इनको भी कोई बीमारी इम्पैक्ट कर सकती है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी हमेशा एक तरह से आप मान के चलिए पैसों में लदी रहती थी। इनके पास कभी भी फाइनेंस की कभी दिक्कत ही नहीं होती थी इन कंट्रीज़ को। सो नाउ ऐसा क्या हो गया कि इनको अब फाइनेंस की दिक्कत होने लगी है, और इसका रीज़न क्या है। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जो सिग्निफिकेंट ऑयल होता है, हम जो क्रूड ऑयल लेते हैं, कई कंट्रीज लेती हैं। इंडिया आपको पता है सबसे ज़्यादा खरीदने वाला है, एक चाइना के बाद इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। सो ऐसी कई कंट्रीज जैसे कि जापान है आपकी, ये सब ऑयल डिपेंडेंट कंट्रीज है। इन पे मतलब ऑयल डिपेंडेंट ऑयल इंपोर्टर कंट्रीज। सो डिपेंडेंट तो ये हैं गल्फ कंट्रीज। सो इनका अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा, कई सारी कंट्रीज इनमें ऐसी हैं गल्फ कंट्रीज में से जिनकी इकोनॉमी बेसिकली सिर्फ फोकस है क्रूड ऑयल पे। 70% ऑफ देयर इकोनॉमी। अब आप मान के चलेगा 70% ऑफ देयर इकोनॉमी इज क्रूड ऑयल। तो अगर क्रूड ऑयल के दाम कम होते हैं तो किस पे असर होगा? सीधा इकोनॉमी में असर होगा, क्योंकि जब क्रूड ऑयल के दाम कम होते हैं तो उसकी इनकम जनरेशन कम होगी, क्योंकि आपने डिमांड के हिसाब से सप्लाई तो दे दी, बट इन केस नियर फ्यूचर जब डिमांड ही कम होती जाएगी तो आप सप्लाई उस हिसाब से, आप अगर सप्लाई आपकी कंटिन्यू है तो अपने आप ही आपको सप्लाई भी डिक्रीज करनी पड़ेगी धीरे करके। और सप्लाई जब आप डिक्रीज करेंगे तो अपने आप उसके प्राइस लेवल भी कम होते जाएंगे, क्योंकि उसकी अभी मार्केट में डिमांड नहीं है। और ये एक इम्पैक्ट करा है काफ़ी ज़्यादा। टूरिज्म सेक्टर है सेकंड आपका, ये मान के चलिए जो दुबई है आपका, जहाँ आपके कई सारे टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए। सो उनके टूरिज्म सेक्टर पे भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है दुबई में, आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के। सो एक मान के चलिए आपकी किसी कंट्री में अगर कोई मेन प्लेस है, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ इंडिया में आगरा को ज़्यादा मशहूर माना जाता है। सो अगर मान के चलिए आगरा में अगर पॉपुलेशन टूरिज़्म कम हो गया तो उस वजह से इंडिया में भी इम्पैक्ट हो रहा है। पर इंडिया एक तरह से टूरिस्ट हब नहीं है जैसी दूसरी कंट्रीज़ हैं। लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे दुबई, इन नामों को सुन के सिंगापुर, मलेशिया, इन कंट्रीज़ में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। Gulf economies face a fight for survival as the impact of coronavirus bites. With a dramatic fall in the price of oil and the global economy slowing down, Gulf countries find themselves in a crunch. So, अब ये इम्पैक्ट तो लार्ज स्केल पे हो रहा है। हम जैसे कई सारे जो इम्पोर्टर्स हैं, जो हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल, अब हमारे यहाँ तो गाड़ी चल नहीं रही है इंडिया में। अब ऐसी ही चाइना में भी गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। अभी उन्होंने लॉकडाउन खोलना शुरू किया है, बट उनके यहाँ भी केस आने शुरू हुए हैं, तो इस वजह से वो कई मेजर जगह पे लॉकडाउन स्ट्रिक्टली लगाया हुआ है। और इंडिया में तो आपको पता है कि लगभग कहीं कई जगह पे पार्शली, कई जगह पे फुल है। तो मेन आपके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो तो चल ही नहीं रहे, तो उसमें तो सबसे ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन होता है। तो वहाँ आपके जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है वो बंद पड़ा है। तो आप ये समझ लीजिए ये इतना बड़ा एक तरह से इवेंट है अभी वर्ल्ड वाइड, जिसको एक तरह से कवर करना जरूरी भी है। कोरोना वायरस, plunging oil prices, and the deepening fallout from the coronavirus pandemic is a double blow to Gulf governments, and they seek to protect their energy dependent economies. In 2014, the last time the price of oil saw a drastic collapse, Gulf countries comprising Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, and the UAE slight subsidies, introduced new taxes, and undertook policies to diversify their oil dependent economies. सो इन्होंने जब 2014 में एक बड़ा ऑयल क्राइसिस आया था, तो इन कंट्रीज़ ने एक फोकस किया था कि हम अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें दूसरी चीज़ों में। तो जैसे कि अब इन्होंने टूरिज्म पे फोकस करना शुरू किया, दूसरी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करना शुरू किया। सो इस वजह से कई जो इकोनॉमीज़ हैं तो इनका एक मेजर पार्ट ऑफ जो लॉस था वो कम हो गया है। पर फिर भी अगर आप 70% एक तरह से ऑयल डिपेंडेंट है, अगर कोई कंट्री है, या फिर अगर मान के चलिए 50% भी टूरिज्म डिपेंडेंट है, तो उसमें कितना मेजर इम्पैक्ट होगा। कोरोना वायरस रिपोर्टेड इन्फेक्शन एंड डेथ इन गल्फ कंट्रीज। सो आप देख सकते हैं कि जो इसमें डेथ का हुआ था, जिस तरीके से कोरोना वायरस राइज है, सऊदी अरेबिया पॉपुलेशन के हिसाब से इसमें दिखा रहा है। सो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उस हिसाब से उतने ज़्यादा डेथ केसेस। सो अब सऊदी अरेबिया की बात कर लेते हैं।
As the largest economy in the Gulf and the world's biggest producer of oil, Saudi Arabia has seen its finances stretch in the recent years as the country's young and inexperienced Crown Prince Mohammed bin Salman has taken over the reins of power. सो अब तेल की बात हो रही है तो अब सऊदी अरेबिया गल्फ कंट्रीज में ही पार्ट है, सो इनकी भी इकोनॉमी का एक मेजर हिस्सा अब अफेक्टेड है. The Saudi economy's recent year has also been battered by a cold conflict with Iran, which briefly turned hot when 50% of the country's oil supply was knocked out by the drone strike, with some pointing the finger at Iran. So, सऊदी अरामको इनकी एक कंट्री में बहुत बड़ी कंपनी है. आपको पता होगा कि कई जो कंट्रीज हैं उनकी जीडीपी की जो जीडीपी है टोटल उसका मान के चलिए सऊदी अरामको के पास एक तरह से उतना सऊदी अरामको की पूरी वो है टोटल एसेट्स. सो इतनी बड़ी कंपनी है सऊदी अरामको. सो उसने अभी 40% आई थिंक शेयर्स वगैरह 40 या 25% आई थिंक रिलायंस में भी खरीदे हैं शेयर सऊदी अरामको ने रिलायंस ऑयल में. तो अब ये डील तो अभी फाइनलाइज हुई नहीं है. जब ये फाइनलाइज होगी तो मैं इसके ऊपर ब्रीफली वीडियो बनाऊंगा, बट अभी डिस्कस कर लेते हैं कि अब ऑयल सप्लाई में जो ईरान का जो हमला हुआ था तो उस वजह से भी एक इम्पैक्ट पड़ा था कि उस टाइम ऑयल के प्राइस थोड़े हाई हुए थे. बट अब क्या हो रहा है हम देख रहे हैं कोरोना वायरस. Hajj and Umrah religious rituals undertaken by Muslims bring in more than 12 billion to the kingdom every year, contributing 20% of the non-oil GDP of the country and the around 10% of the total GDP. So कुछ धार्मिक स्थल जैसे होते हैं हज एंड उम्रा, तो यहाँ आप टूरिस्ट बहुत सारे जाते हैं. अब टूरिस्ट धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं. अब आईडी मतलब ट्रैवल तो बैन हो रखा है, सो जो उनके डोमेस्टिक टूरिस्ट होंगे वो भी कम हो गए होंगे. तो अब ये इम्पैक्ट तो पड़ेगा इकोनॉमी में भी, क्योंकि जो बाहर के टूरिस्ट हैं वो ज़्यादा इकोनॉमी में बूस्टअप करते हैं मोर देन द डोमेस्टिक. गल्फ कंट्रीज ऑयल एंड नेचुरल गैस कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी. तो आप देख लीजिए बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई. तो इनमें से बहरीन का है जो सबसे कम है, बाकी सबका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में मैक्सिमम है. एट द मैक्सिमम मतलब कि अगर ऑयल बिकेगा नहीं तो इनकी इकोनॉमी टिकेगी नहीं. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. Although the UAE is the most diversified economy in the Gulf with the non-oil sector accounting for more than 17% of GDP, it is still heavily exposed to fluctuation in the oil market. So same case इसका भी है oil case. Dubai is particularly vulnerable and faces a repeat of the 2009 crash, which saw the neighboring Emirates of Abu Dhabi step in the bail it out. A UK-based consultancy firm, Capital Economic, wrote in a report last month. और ये जो दुबई का है वो सेम आप एक सिनेरियो देख सकते हैं 2009 के हिसाब से. Dubai faces a triple threat of the decline of the tourism, a continued lockdown aimed at the tackling the spread of the virus, low oil prices and the oversupply in the country's real estate market, and the risk of foreign residents abandoning the city. आप मान के चलिए कि जब इकोनॉमी लॉकडाउन में है कोई प्रॉपर्टी को खरीदेगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लेवलीहुड, अपनी सिक्योरिटी, अपने जो अपनी फैमिली की सिक्योरिटी है उसमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेगा ना. तो इन चीज़ों में तो अब इन्वेस्टमेंट होने से रहा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अब मिलना जुलना कम कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स के हिसाब से, क्योंकि कोरोना वायरस स्प्रेड करता है. According to the rating agency Moody's in the UAE, the negative growth and the fiscal implications are most acute in Dubai, while it faces the greater risk of its government-related entities requiring financial support as a result of the deterioration in economic conditions. So Moody ने भी एक तरह से बताया है कि दुबई एक काफ़ी बड़े रिस्क में है. जो जिस तरीके से इन्होंने अपनी इकोनॉमी को एक तरह से डाइवर्सिफाई नहीं किया ज़्यादा, एक सिर्फ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स या फिर कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स पे ही इन्होंने फोकस बना के रखा और अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं ले गए. सो उस वजह से भी ये इम्पैक्ट कर रहा है. अब कतर का देख लीजिए. अनलाइकली जापान विच सो द समर ओलंपिक कैंसल्ड, कतर विच इज़ द होस्टिंग 2022 वर्ल्ड कप may still have the chances to conduct the games as normal depending on how the pandemic evolves. अब ये 2022 का वर्ल्ड कप ये होने के चांसेस लगभग तभी हैं अगर इसकी वैक्सीन बन जाए,
क्योंकि आप अगर स्टेडियम देखेंगे उस वक्त, अगर ये ओलंपिक चल रहा होगा तो वो खाली दिखेंगे अगर इसकी वैक्सीन नहीं बनेगी। ओलंपिक होने के चांसेस भी लगभग ना के बराबर हो सकते हैं, क्योंकि जापान का जो था अभी समर ओलंपिक, वो काफ़ी बड़ा इवेंट था एक तरह से। तो उसमें जब कई सारे पार्टिसिपेंट्स कंट्रीज ने जब मना कर दिया आने से, तो उस वजह से जापान को वो एक तरह से कैंसिल करना पड़ा। तो वही अब ये सिनेरियो तब हो सकता है, अगर मान के चलिए 2022 में अगर ये वर्ल्ड कप का सिनेरियो में कई सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करने से मना कर देंगी, तो ये इम्पैक्ट करेगा इस वर्ल्ड कप की कैंसिलेशन में। With malls closed and the much of the life coming to a standstill, the state-owned national airline Qatar Airways has announced significant staff layoff as air travel comes to a standstill. In an early belt tightening measure, the Qatar government in April postponed more than 8 billion in unawarded contracts. सो अब इसमें आप देख लीजिए, एयर जो इनका वो है कतर एयरवेज, इसमें से भी ये एक स्टाफ की कमी कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि इंटरनेशनल एयरलाइंस वगैरह वो चल नहीं रही है, ना ही डोमेस्टिक फ़्लाइट चल रही हैं। सो उस वजह से उनकी सैलरी का बर्डन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो उठाए, और ऊपर से एक तरह से अनअवॉर्डेड कॉन्ट्रैक्ट्स जो कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के, उन पे भी अब गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने से थोड़ा बचना चाह रही है, ताकि वो सेफ्टी और मेडिकल सर्विसेज पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके। The gas and oil rich country have seen demand in liquefied natural gas from its main customers in Asia and Europe drop significantly as both regions grapple with the coronavirus outbreak. अब यूरोप सबसे पहले आउटब्रेक करा कोरोना वायरस का चाइना के बाद, और यूरोप के बाद करा अब एशियन रीजन्स। और एशियन रीजन्स में आपको पता है कि जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसमें तो खैर वो अलग हुआ, क्योंकि वहाँ भी ऑयल की सप्लाई ज़्यादा होती है, वहाँ डिमांड कम है। पर जब फोकस करते हैं एशियन कॉन्टिनेंट जहाँ ऑयल की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, अब यहाँ कोरोना वायरस अपने पीक पे है। हमने अपने यहाँ लॉकडाउन मार्च से लगा दिया था, और ऐसी ही कई कंट्रीज ने लगाया था। तो इस वजह से 3-4 मंथ से सप्लाई ऑफ ऑयल काफ़ी डिक्रीज हो चुकी है। लगभग मान के चलिए इंडिया में ऐसी हालत हो गई होगी कि एक स्टेट के हिसाब से, मतलब जो एक स्टेट पूरा कंजप्शन करती थी उस वक्त, वो पूरा आज पूरी कंट्री कंज्यूम कर रही होगी। ये आप एनालिसिस लगा के देख लीजिए। तो जीसीसी ट्रैवल एंड टूरिज्म कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, इन सब ने अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म कंट्रीब्यूशन में रखा था। आपने देखा होगा कई बार लोग फोकस करते थे इन कंट्रीज़ में जाने के लिए, वर्क करने के लिए, टूर घूमने के लिए। तो इस वजह से इन्होंने अपना प्रमोशन लेवल बढ़ाया, पर इन्होंने फोकस नहीं किया कि डाइवर्सिफाई कर अपनी इकोनॉमी को अलग अलग सेक्टर्स में बांटे। कुवैत, द ऑलमोस्ट अ मंथ and the Kuwaiti government has shown no sign that it will relax curfew measures that have seen people confined to their homes for more than 16 hours a day. So इन्होंने अब कोरोना वायरस का एक इन्होंने रिलैक्स कर्फ्यू बनाया कुछ टाइम के लिए, और 16 hours a day। The sectors most impacted include aviation, hospitality, and the real estate sector, as people stay indoors, unable to travel, and put on hold spending. However, in part because the government has been running budget deficits for several years, it only has around S45 billion in reserves. Declining reserves and a fall in revenue has placed in the country on a negative financial outlook, the rating agency Fitch warned. तो एविएशन, हॉस्पिटलिटी और रियल एस्टेट सेक्टर्स, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्टेड है। बहरीन एंड ओमान, सो लास्ट इन दो कंट्रीज की बात कर लेते हैं। रेटिंग एजेंसीज हैव वार्नड दैट द माइनोस एंड द गल्फ इकोनॉमीज बहरीन एंड ओमान विल नीड सपोर्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द जीसीसी टू हेल्प देम विदस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो इनको ज़रूरत है जीसीसी से एक तरह से ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि गल्फ कंट्रीज़ अगर इनकी मदद नहीं करेगी तो इनकी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर जाएगी। ये इतनी बड़ी कंट्रीज़ नहीं है। Bahrain and Oman both announced 30% of GDP economic stimulus package, and they will both face a recession in non-oil economy. Alongside the economic stimulus package, Bahrain has announced 30% spending cuts, with Oman following suit with a 10% cut.
तो इन्होंने आप देख सकते हैं कि इनका भी एक मंदी का इनका दौर आ चुका है इनकी कंट्री इकोनॉमीज में, और इनकी कंट्री में भी ऐसी हाल हो चुकी है जैसे दूसरी कंट्री में भी हो चुका है रिसेशन का। और नॉन ऑयल इकोनॉमी में बेसिकली एक पार्टिसिपेंट ये भी है, इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म सेक्टर पे फोकस किया। ज़्यादा से ऑयल इंडस्ट्री इनकी इतनी ज़्यादा नहीं है, इनकी इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म पे फोकस किया होगा। सो इस वजह से इनका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ है। Budget deficit for the year are expected to be in the double digit for the most of the Gulf countries at between 15-25% of GDP. Only Qatar is expected to post an 8% of GDP budget deficit. So they are investing on their economies and they're providing the package. जैसे कि इंडिया में पैकेज प्रोवाइड किया गया है 1% ऑफ GDP. So they are trying to help their people. After the 2014 oil price crash, Gulf countries introduced indirect taxes for the first time, marking a first-time attempt at the fiscal consolidation. So 2014 का जो ऑयल प्राइस क्रैश हुआ था, तो उस वजह से कई कंट्रीज़ ने अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की। पहले ऑयल फोकस ही रहते थे, अब टूरिज्म पे ही फोकस है, बट बहुत कोलैप्स कर गए हैं क्योंकि कोरोना वायरस ने दोनों ही चीज़ों को बंद कर दिया है। सो इस वजह से अब जिन्होंने अपनी इकोनॉमी को बाकी चीज़ों में भी डाइवर्सिफाई कर रखा उनको ह्यूज लॉस नहीं होने वाला, पर लॉस होगा सबको, क्योंकि इनकी इकोनॉमी लगभग डिपेंडेंट रहती है ऑयल पे। द करंट पैंडेमिक में विल सी फाइनेंशियली strapped countries slashing generous welfare provisions and maybe even direct taxes. The cost of doing this may be go beyond the economic balance sheet and may even have political implications. So इसमें बेसिकली पूरे टॉपिक में हमने कवर अप किया था कि हम जो गल्फ कंट्रीज़ का है जो हिस्सा, उसमें एक तरह से कोरोना वायरस का क्राइसिस कैसे और मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसका। तो इससे हम जो ये समझ पा रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि कभी भी अपनी इकोनॉमी को एक चीज़ पे कभी फोकस मत रखो। जैसे आपको पता है इंडियन इकोनॉमी के कई सारे सेक्टर्स हैं, तो हम अगर एक सेक्टर में फेल होते हैं एग्रीकल्चर या किसी और सेक्टर में, तो हम दूसरे सेक्टर से उतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे कि जिससे हम वापस सर्वाइव कर सकें। पर अगर एक ही चीज़ में अगर आप फोकस करके रखें या फिर 2 या 3 मिनिमम, सो उनमें आपको लॉस होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। सो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड और फॉलोअर्स में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गल्फ कंट्रीज़ के बारे में बताइए, क्योंकि गल्फ कंट्रीज़ की हालत बद से बदतर होती जा रही है, और इनके फ्यूचर ये और बदतर होगी जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने शुरू हो जाएंगे आने वाले। आपको पता है यूरोप वगैरह में कई कंट्रीज़ ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने शुरू कर दिए हैं। सो ये था पूरा टॉपिक, और थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस।